नमस्कार। एमसीक्यू सीरीज कॉमर्स में पार्ट 18 है ये। इसमें हम डिस्कस करेंगे DSSSB एग्जाम 2018 क्वेश्चन पेपर फीमेल पीजीटी का, और इसके क्वेश्चंस 51 से लेकर 60 तक इसमें पूरी तरह से समझेंगे। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का, व्हाट इज द प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव ऑफ ए कंपनी which uses market share pricing। एक ऐसी कंपनी जो प्राइसिंग का मार्केट शेयर मॉडल अपनाती है, मार्केट शेयर गेन करना चाहती है, ऐसी कंपनी का प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव क्या होगा। कोई भी कंपनी जब अपने प्रोडक्ट का प्राइस तय करती है तो उस प्रोसेस को हम प्राइसिंग कहते हैं, और प्राइसिंग के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। कंपनी जब अपने प्रोडक्ट का प्राइस तय करती है तो उसके उद्देश्य हो सकते हैं कि वो हो सकता है अपनी सेल को बढ़ाना चाहे, हो सकता है वो डिमांड को ध्यान में रखते हुए लोगों की जैसी डिमांड है उस हिसाब से प्राइस तय करे, हो सकता है वो सप्लाई को ध्यान में रखते हुए तय करे, हो सकता है वो प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा अर्न करना चाहे, हो सकता है वो मार्केट में एंटर करना चाहे। हालांकि मेजर ऑब्जेक्टिव तो होता है किसी भी कंपनी का प्रॉफिट अर्न करना ही, लेकिन फिर भी डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं। कोई कंपनी कभी कभी लॉस पे भी मार्केट को हथियाना चाहती है, एक बार मार्केट में एंटर करना चाहती है। तो हमें देखना है कि जो कंपनी मार्केट शेयर प्राइसिंग चाहती है, मार्केट शेयर का मतलब होता है कि वो मार्केट में ज्यादा से ज्यादा शेयर गेन करना चाहती है, इसका मतलब ज्यादा से ज्यादा अपना सामान सेल करना चाहती है। तो ऑप्शन होगा इसका थर्ड, सेल्स ओरिएंटेड। थर्ड ऑप्शन इसका सही है। ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन। सेल्स ओरिएंटेड प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव्स, जो सेल्स ओरिएंटेड प्राइसिंग होती है उसका उद्देश्य होता है टू इंक्रीज वॉल्यूम और मार्केट शेयर बढ़ाना या अपना वॉल्यूम बढ़ाना। अब ये वॉल्यूम इंक्रीज, इनमें भी फर्क है। A volume increase measured against a company's own sales across specific time period। यानी कि वॉल्यूम इंक्रीज हम तब कहते हैं जब एक कंपनी के अलग अलग पीरियड्स में उसकी सेल बढ़ी हो, जैसे 2000 में कुछ सेल थी और 2001 में ज्यादा हुई, तो इसका मतलब कंपनी का वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है, जो सेल्स वॉल्यूम है वो बढ़ा है। लेकिन मार्केट शेयर इंक्रीज करना होता है जब एक कंपनी की तुलना हम दूसरी कंपनी से करते हैं, जैसे दूसरी कंपनी की जो सेल है उसके कंपैरिजन में हमारी कंपनी की सेल कितनी है, बाकी पूरी इंडस्ट्री में सारी कंपनी कितना सेल कर रही है, और उसमें जैसे मान लो टोटल सारी कंपनीज मिलकर के एक इंडस्ट्री के तहत 10 लाख यूनिट बेच रही हैं और हमारी कंपनी 5 लाख यूनिट बेच रही है, तो हमारा मार्केट शेयर 50% है। अब इससे ज्यादा और बढ़ाना चाहते हैं हम, तो उस टोटल में हम 60% करना चाह सकते हैं। तो ये मार्केट शेयर इंक्रीज हुआ, ये वॉल्यूम इंक्रीज हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर वाज फैक्ट्रीज एक्ट एनेक्टेड। किस वर्ष में फैक्ट्री एक्ट बनाया गया, एनेक्ट हुआ, पारित हुआ। ऑप्शन है 1947, 1948, 1946 एंड 1949। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 2, 1948, 1948 में। ऑप्शन 2 was the correct option। The Factories Act 1948, फैक्ट्री एक्ट 1948 एक एक्ट था जिसमें कंसोलिडेट करना था और अमेंड करना था लॉ रेगुलेटिंग द लेबर इन द फैक्ट्रीज में जो लेबर काम करती है, जो लोग काम करते हैं, उनसे संबंधित विभिन्न कानूनों को कंसोलिडेट किया गया इसमें, यानी कि एक इकट्ठा कानून बनाया गया और अमेंड किया गया, जो पिछले रेगुलेशंस थे उनमें सुधार किया गया। इट वाज पास्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन अगस्त 28, 1948। ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा 28 अगस्त 1948 को पारित किया गया। The act received the assent of Governor General of India on 23 September 1948। यह एक्ट, इस एक्ट को जो अनुमति मिली गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की। देखिए ध्यान रखना है कि उस टाइम तक, आजकल जो एक्ट पास होते हैं उनमें राष्ट्रपति की एसेंट मिलती है, लेकिन उस समय पे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया होते थे 1950 से पहले। इन केम इनटू फोर्स ऑन अप्रैल 1, 1949, और ये फोर्स में आया 1 अप्रैल, मतलब प्रभावी हुआ 1 अप्रैल 1949 से।
इट्स मेजर ऑब्जेक्टिव्स, इसके जो मुख्य ऑब्जेक्टिव थे वो हैं टू रेगुलेट द वर्किंग कंडीशन इन द फैक्ट्रीज, फैक्ट्रीज में वर्किंग कंडीशंस को रेगुलेट करना। कभी कभी इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आ जाता है कि क्या क्या इसके दायरे में आता है। तो एक क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस एग्जाम में कि कौन कौन सी चीजें इसके दायरे में आती हैं। तो रेगुलेटिंग वर्किंग कंडीशन इन द फैक्ट्रीज, टू रेगुलेट हेल्थ, सेफ्टी, वेलफेयर एंड एनुअल लीव and enact special provision in respect of young persons, women and children who work in the factories। इन सभी के बारे में, इन सब मैटर्स को देखना, इन सब से रिलेटेड रेगुलेशंस बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेट प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू जीरो व्हेन, नेट प्रेजेंट वैल्यू जीरो के बराबर होगी जब ऑप्शंस हैं, ऑप्शन 1 IRR इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न इज ग्रेटर देन कॉस्ट ऑफ कैपिटल, या IRR इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ कैपिटल, या IRR इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न लेस देन कॉस्ट ऑफ कैपिटल, या IRR इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न इक्वल्स टू जीरो। तो देखिए इसमें एक तो IRR को भी जानना है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न क्या है, नेट प्रेजेंट वैल्यू को भी जानना है। पहले इसका सही ऑप्शन आप ट्राई कर लें, सही ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा है। इसमें जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन 2 इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न बराबर कॉस्ट ऑफ कैपिटल। दरअसल नेट प्रेजेंट वैल्यू यानी कि प्रेजेंट में नेट वैल्यू क्या है, ये देखते हैं किसी प्रोजेक्ट के संदर्भ में जब हम इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। इसमें देखते हैं कि जब हम किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करेंगे तो टोटल कैश इनफ्लो कितना आएगा। मान लो हम किसी प्रोजेक्ट में 15 लाख रुपए आज इन्वेस्ट कर रहे हैं और एक मुश्त इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। हालांकि इसमें बाद में कोई रिपेयर अगर होगी, एडिशंस होंगे तो उनको भी जोड़ा जाता है, लेकिन मैं केवल सिंपल करने के लिए इतना केवल समझ के चल रहे हैं। मान लो आज हम किसी प्रोजेक्ट में 15 लाख इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब हम ये जांचना चाहते हैं कि प्रोजेक्ट हमारे लिए फायदेमंद है भी या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि भाई इससे रिटर्न कितना आएगा, हमें ये जानेंगे। अब उससे जो रिटर्न आएगा वो तो फ्यूचर में आएगा, 1 साल बाद कुछ मिलेगा, 2 साल बाद कुछ मिलेगा, 3 साल बाद कुछ मिलेगा। अब फ्यूचर में जो रुपया मिलेगा उसके आज के 15 लाख की हम मैच करके कैसे पता लगाएंगे कि ज्यादा मिल रहा है कि कम मिल रहा है। हो सकता है हमें पता चले कि फ्यूचर में टोटल 18 लाख मिल रहे हैं। मान लो ये हमारी जो एसेट है ये आने वाले 18 साल तक काम करती रहेगी और 1-1 लाख मिल जाएंगे हमें हर साल, तो इसका मतलब 18 लाख मिलेंगे। लेकिन ये जो 18 लाख मिलेंगे अब देखने में तो हमें लग रहा है 15 लाख से ज्यादा है, बट भाई ये 18 लाख तो हमें आने वाले 18 साल बाद तक मिलेंगे और उनकी वैल्यू अगर आज देखी जाए तो 18 लाख नहीं हो सकती है। इससे तो हम 15 लाख कहीं बैंक में जमा कर देंगे और 18 साल बाद जो हमारे 15 लाख है वो तो हो जाएंगे 80 लाख के बराबर। अब मैंने एक एस्टीमेट खाली ऐसे दिया है, ये कोई एग्जैक्ट फिगर नहीं है, लेकिन अमाउंट मतलब कई गुना हो जाएगी 18 साल में। 2 से 3 गुना तो नॉर्मल हो जाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये तो हमें लॉस जा रहा है। तो अब इस एग्जैक्ट जानने के लिए कि वाकई में हमें लॉस हो रहा है नहीं हो रहा है, क्या करते हैं, एक तरीका होता है कि हम जो फ्यूचर के 18 लाख हैं उनकी हम निकालेंगे प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू वैसे ही निकालते हैं जैसे मान लो आज हम 1 लाख रुपए जमा कर रहे हैं और 1 साल बाद 10% का ब्याज लगा करके ये 1,10,000 हो जाएंगे। ये हमने फ्यूचर वैल्यू निकाली आज के 1 लाख की 1 साल बाद। ठीक वैसे ही अगर हमें पता है कि 1 साल बाद हमें 1,10,000 रुपये मिलेंगे कहीं से, तो 10% के रेट से डिस्काउंटिंग अगर करें, जैसे इंटरेस्ट तो हम जोड़ते हैं, डिस्काउंटिंग में हम माइनस करते हैं, अगर हम माइनस करें डिस्काउंटिंग करें इसमें तो ये 1 लाख रह जाएंगे। भाई रेट तो 10% है, आज 1 लाख हम जमा कर रहे हैं 10% पे, 1 साल बाद 1,10,000 हो जाएंगे। मान लो हमें खाली इतना पता है कि 1 साल बाद हमको कहीं से 1,10,000 मिलेंगे, तो 10% से वैसे ही डिस्काउंटिंग जब करेंगे तो ये 1 लाख आज हो जाएगी। तो आज की वैल्यू जो इसकी प्रेजेंट वैल्यू वो 1 लाख है। ठीक वैसे ही जितने भी इनफ्लो होते हैं फ्यूचर में, जितना भी पैसा आता है उनकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेते हैं, टोटल जो इनफ्लोज हैं। अब ये टोटल इनफ्लो की प्रेजेंट वैल्यू हो गई और 15 लाख जो हम आज इन्वेस्ट कर रहे हैं, आज जो 15 लाख हम इन्वेस्ट कर रहे हैं ये तो प्रेजेंट वैल्यू है ही, क्योंकि हम आज ही इन्वेस्ट कर रहे हैं इनको, तो ये तो 15 लाख अब के हैं, वर्तमान के हैं, तो ये प्रेजेंट वैल्यू है ही। तो ये प्रेजेंट वैल्यू हो गई आउटफ्लो की जो हम लगा रहे हैं, और ये प्रेजेंट वैल्यू हो गई इनफ्लो की जो हमें आएगी। मान लो इस 18 लाख की जो प्रेजेंट वैल्यू है वो एज्यूम कर लेते हैं, खाली मान लो वो 15 लाख है, तो इनफ्लो और आउटफ्लो दोनों बराबर हो गए।
इनफ्लो और आउटफ्लो इस कंडीशन में दोनों बराबर हो गए। तो जब इनफ्लो और आउटफ्लो बराबर हो जाते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि जो रिटर्न का रेट है वो इस तरीके से फिक्स है कि हम जितना लगा रहे हैं उतना ही हमें मिलेगा अभी, तो इसको कहते हैं इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। और ऐसे केस में जब नेट प्रेजेंट वैल्यू जीरो हो जाएगी, मतलब जितना हमारा आउटफ्लो है उतना ही हमारा इनफ्लो है, तो इसका मतलब हम कुछ कमा ही नहीं पाएंगे, भाई जितना हम लगा रहे हैं उतना ही हमें मिलेगा अभी। ठीक, तो ये तो हुआ। हालांकि इसके ऊपर अलग से भी कई वीडियोस हैं जिनमें एक एक करके टॉपिक समझाया है, वहां से भी देख सकते हैं। फिर भी थोड़ा सा और यहाँ से डिस्कस कर देते हैं। एनपीवी जीरो, नेट प्रेजेंट वैल्यू जीरो होगा व्हेन आईआरआर इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जब आईआरआर हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल के ही बराबर हो जाएगा, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। मतलब जो कैपिटल की कॉस्ट पड़ रही है उतना ही रिटर्न भी मिल रहा है हमें, जो कैपिटल की कॉस्ट हमें पड़ रही है देनी उतना ही हमें रिटर्न भी मिल रहा है, तो नेट प्रेजेंट वैल्यू जीरो हो जाएगी। एट दिस पॉइंट देयर इज नो गेन और लॉस, कोई गेन या लॉस नहीं होगा। इन प्रैक्टिस इन्वेस्टर शुड मेक एनी इन्वेस्टमेंट विद ए पॉजिटिव एनपीवी, वास्तव में जो इन्वेस्टर होते हैं वो तब इन्वेस्ट करते हैं जब उनको एनपीवी पॉजिटिव मिलता है। मतलब अगर वो 15 लाख लगा रहे हैं और उनको जो इनफ्लो आएंगे उनकी प्रेजेंट वैल्यू हमने देखी कि वो 20 लाख आ रही है, तो इसका मतलब फायदा है, तो वो वहां पे इन्वेस्ट करेंगे, अदरवाइज नहीं करते हैं इन्वेस्टमेंट। अब नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या है, इसमें अभी डिस्कस किया। नेट प्रेजेंट वैल्यू इज द डिफरेंस बिटवीन द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज एंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कैश आउटफ्लोज। जितने भी कैश आउटफ्लोज हैं उनकी प्रेजेंट वैल्यू और जितने भी कैश इनफ्लोज होंगे फ्यूचर में उन सब की प्रेजेंट वैल्यू निकाल करके तब उनका डिफरेंस देखा जाता है, उसको कहते हैं नेट प्रेजेंट वैल्यू। यह कैपिटल बजटिंग में यूज की जाती है। कैपिटल बजटिंग का मतलब होता है ऐसा डिसीजन जिसमें हम कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करना चाह रहे हो, मतलब फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट जिनमें इन्वॉल्व होता है उसको कैपिटल बजटिंग डिसीजन कहते हैं। इन इन्वेस्टमेंट प्लानिंग या इन्वेस्टमेंट के लिए प्लान करते हैं उस समय प्रॉफिटेबिलिटी जानने के लिए किसी प्रोजेक्ट की। नेक्स्ट, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है? इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न इज द डिस्काउंट रेट। यह वह रेट है, डिस्काउंट रेट। जैसे हम आज 1 लाख जमा करेंगे तो आने वाले 1 साल में 1,10,000 हो जाएंगे, तो इस समय हम इसको बोलते हैं इंटरेस्ट रेट, यानी कि जो 10% है ये इंटरेस्ट रेट है क्योंकि इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक वैसे ही जब हम उल्टा चलते हैं कि 1,10,000 की आज वैल्यू 1 लाख होगी, तो ये जो रेट है इसको हम बोलेंगे डिस्काउंट रेट वहां पे, क्योंकि वो कम ही करता है इसमें अमाउंट में। तो डिस्काउंट रेट when the NPV of particular cash flow is exactly zero। तो IRR वह डिस्काउंटिंग रेट होता है जब NPV exactly जीरो आ जाती है, उसको हम IRR कहते हैं, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। नेक्स्ट है 360 डिग्री अप्रोच इज रिलेटेड टू। ये 360 डिग्री अप्रोच किससे संबंधित है? ऑप्शंस हैं ऑर्गेनाइजेशन, क्लाइमेट, एम्प्लॉइज मोराल, रिट्रेंचमेंट, परफॉर्मेंस अप्रेजल। इनमें से जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 4, परफॉर्मेंस अप्रेजल। देखिए, ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट का मतलब होता है एक ऑर्गेनाइजेशन में, एक संस्था में क्या क्लाइमेट है, वहां क्या माहौल है। एम्प्लॉइज मोराल का मतलब होता है एम्प्लॉइज का, कर्मचारियों का मनोबल। रिट्रेंचमेंट का मतलब होता है छंटनी करना। किसी संस्था में जब ज्यादा एम्प्लॉय हो जाते हैं जरूरत से ज्यादा, तो कुछ एम्प्लॉयज की छंटनी करनी पड़ जाती है। जैसे अभी कोविड की वजह से प्रॉब्लम्स चल रही है, बहुत सारी कंपनीज, बहुत सारी फैक्ट्रीज का जो डिमांड है वो बहुत घट गई है। जब उनका डिमांड घट गया है तो उनको प्रोडक्शन कम करना पड़ता है, प्रोडक्शन कम करेंगे तो वो रिट्रेंचमेंट करते हैं कुछ एम्प्लॉयज की। नेक्स्ट है परफॉर्मेंस अप्रेजल। अब परफॉर्मेंस अप्रेजल का मतलब होता है कि हम जो एम्प्लॉइज होते हैं उनकी परफॉर्मेंस कैसी है उसको अप्राइज करते हैं, मतलब उसका मूल्यांकन करते हैं परफॉर्मेंस का। तो 360 डिग्री अप्रोच एक तरीका है परफॉर्मेंस को अप्राइज करने का एम्प्लॉय की को। ऑप्शन 4 करेक्ट ऑप्शन था। 360 डिग्री अप्रोच, 360 डिग्री परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम इज अ वे टू मेक श्योर द अप्रेजल इज डन इन ए फुल फ्लैश्ड वे। यह इस बात को सुनिश्चित करने का एक तरीका होता है कि भी हमने फुल फ्लैश्ड तरीके से, संपूर्ण तरीके से हमने अप्रेजल किया है, कोई कमी नहीं छोड़ी है अप्रेजल में। कभी कभी क्या होता है कि हम बहुत सारे मेथड को जब अपनाते हैं तो वन साइडेड अप्रेजल हो जाता है, केवल एक ही चीज का मूल्यांकन हो पाता है।
जैसे किसी एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी को हमने काउंट किया, यूनिट ज्यादा बना दी, तो हमने केवल एक बात को ध्यान में रखा कि उसने प्रोडक्शन कितना किया, लेकिन बाकी चीजों पे भी उसका इम्पैक्ट, जैसे वो भी संस्था पे इम्पैक्ट डालता है, वो दूसरे एम्प्लॉयज को भी अफेक्ट करता है, प्रभावित करता है, उसका कार्यकलाप, उसका काम करने का तरीका, तो ये सब चीजें भी रहती हैं। इसलिए हम हर एलिमेंट जो उस एम्प्लॉय के सराउंड होता है उसको देख करके उसका मूल्यांकन करते हैं इस मेथड में। 360 डिग्री परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम इज एडवांस्ड काइंड ऑफ अप्रेजल which is used by many organizations where performance of employees is judged using the review of around 7 to 12 people, लगभग 7 से 12, हालांकि ये कोई एग्जैक्ट नंबर नहीं है, एक मतलब एवरेज सामान्यतः ऐसा होता है 7 से 12 लोगों से संपर्क करते हैं, उसके अराउंड जो काम करते हैं उन लोगों से हम। दीज पीपल आर वर्किंग विद द एम्प्लॉय, ये लोग उस एम्प्लॉय के साथ काम कर रहे होते हैं। दे शेयर सम ऑफ देयर वर्क एनवायरनमेंट, वो उसके वर्क एनवायरनमेंट में हिस्सा लेते हैं। द फीडबैक इज गैदर्ड इन द फॉर्म ऑफ रिव्यूज, जो फीडबैक है उसको रिव्यूज के माध्यम से इकट्ठा किया जाता है। इन टर्म्स ऑफ कॉम्पिटेंसीज ऑफ द एम्प्लॉय, जिसमें हम उस एम्प्लॉय की कॉम्पिटेंसी को मापते हैं कि वो कितना कॉम्पिटेंट है। एम्प्लॉय हिमसेल्फ और हरसेल्फ ऑल्सो टेक पार्ट इन दिस अप्रेजल, स्वयं एम्प्लॉय भी इस अप्रेजल में हिस्सा लेता है, वह भी अपने बारे में राय देता है विद द हेल्प ऑफ सेल्फ असेसमेंट के माध्यम से। तो इस तरीके से हम उसके जो पीयर्स हैं, उसके साथी हैं, उसके सबॉर्डिनेट्स हैं, उसके ऑफिसर्स हैं, या उससे रिलेटेड कोई भी व्यक्ति जो काम कर रहा है, उन सब से हम उसके बारे में राय मांगते हैं, रिव्यूज कराते हैं, उसके बारे में रिव्यूज लेते हैं, और तब हमें हर एंगल से हमने उसको क्या किया है, एक तरह से रिव्यू कर लिया है। और जब हर एंगल से रिव्यू कर लिया है, इसीलिए इसको बोलते हैं 360 डिग्री। नेक्स्ट है 55, व्हेन द प्रोडक्शन इंक्रीजेज, जब प्रोडक्शन बढ़ता है, द फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट, तो फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट पे क्या असर पड़ता है? ऑप्शंस हैं इंक्रीजेज, सेकंड रिमेन्स अनचेंज्ड, थर्ड नो इफेक्ट, एंड फोर्थ डिक्रीजेज। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 4 डिक्रीजेज। जब प्रोडक्शन बढ़ता है तो फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट क्या होगी? हमेशा ये डिक्रीज होगी। उसका कारण होता है कि जो फिक्स्ड कॉस्ट होती है उसका मतलब होता है कि वो फिक्स्ड है, आप प्रोडक्शन कम करो चाहे ज्यादा करो। जैसे मान लो किसी संस्था की जो फैक्ट्री बिल्डिंग है उसका किराया 10,000 रुपये है, तो ये जो 10,000 रुपये है ये होगी फिक्स्ड कॉस्ट। अब 10,000 रुपये फिक्स्ड कॉस्ट है। अब मान लो आप 100 यूनिट 1,000 यूनिट बनाते हैं, 1000 यूनिट, तो पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट कितनी आएगी? एक यूनिट के हिस्से में फिक्स्ड कॉस्ट कितनी आएगी? 10 रुपये आएगी। आप 10,000 फैक्ट्री का रेंट है, ये एक फिक्स्ड कॉस्ट होती है फैक्ट्री रेंट। ऐसे ही मैनेजर की सैलरी फिक्स्ड कॉस्ट होती है। ऐसी कॉस्ट जिसमें प्रोडक्शन कम करने या ज्यादा करने से कोई अंतर नहीं आता हो, वो फिक्स्ड कॉस्ट होती है। तो फिक्स्ड कॉस्ट पे क्या असर पड़ेगा? मान लो हम 1,000 की बजाय 2,000 यूनिट प्रोड्यूस करने लग जाए, प्रोडक्शन बढ़ा दें, तो ये हमारी 5 रुपए रह जाएगी पर यूनिट, 2, 5, 10। अगर इसको हम और बढ़ा देते हैं और 5,000 यूनिट करने लग जाए तो 10,000 फैक्ट्री रेंट उतना ही है, तो ये 2 रुपए पर यूनिट हो जाएगी। अगर हम ये 10,000 यूनिट ही करने जाए प्रोडक्शन तो 1 रुपये हो जाएगी। मतलब जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ता है वैसे वैसे फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट, याद रखना पर यूनिट, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट तो इतनी रहेगी, लेकिन जो पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट है वो कम होती चली जाती है, डिक्रीज होती है। ऑप्शन 4 करेक्ट ऑप्शन है। फिक्स्ड कॉस्ट इंक्लूड, अब फिक्स्ड कॉस्ट में शामिल रहता है रेंट, इंश्योरेंस प्रीमियम या लोन पेमेंट्स। फिक्स्ड कॉस्ट कैन क्रिएट इकोनॉमीज ऑफ स्केल, फिक्स्ड कॉस्ट की वजह से इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्रिएट होती है। इकोनॉमी ऑफ स्केल का मतलब क्या होता है? इकोनॉमी ऑफ स्केल का मतलब ये होता है कि जब हम लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करते हैं, बड़े स्केल पे, तो उससे बचत होती है। तो उससे यही बचत होती है कि जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो तो बढ़ती नहीं है, उतनी ही रहती है। तो बड़े स्केल पे प्रोडक्शन करने से पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट कम आ जाती है। विच आर रिडक्शंस इन पर यूनिट कॉस्ट थ्रू एन इंक्रीज इन द प्रोडक्शन वॉल्यूम। और जब पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट कम रहती है तो अल्टीमेटली टोटल कॉस्ट का भी हिस्सा होती है फिक्स्ड कॉस्ट, अल्टीमेटली जो टोटल कॉस्ट है वो भी कम होती है। नेक्स्ट है व्हेन डेट इन द कैपिटल स्ट्रक्चर इंक्रीजेज, जब कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट यानी कि जो उधार का लिया गया, लॉन्ग टर्म उधार लिया गया पैसा होता है, वो डिवेंचर भी हो सकता है, बैंक लोन भी हो सकता है, पब्लिक डिपॉजिट भी हो सकता है। कैपिटल स्ट्रक्चर में जब डेट बढ़ता है, इंक्रीज होता है, तो ऑप्शन 1 है
वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल डिक्रीज होती है। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल रिमेन्स अनचेंज्ड रहती है। देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन द टू, दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। और वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इंक्रीजेज, ये इंक्रीज होती है। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 1, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल डिक्रीजेज। देखिए ये वेटेड एवरेज कॉस्ट क्या होती है? दरअसल जैसे मान लो हमारी फर्म भाई 2 लाख रुपए इक्विटी यूज कर रही है और 1 लाख रुपए डेट यूज कर रही है। अब डेट की कॉस्ट अलग होगी। मान लो डेट हमको मिल रहा है 8% पर एनम के रेट पे, और जो इक्विटी है इसका रेट तो तय होता नहीं है, लेकिन इक्विटी का जो रेट कॉस्ट होता है वो डेट से महंगा होता है हमेशा। उसका कुछ कारण होता है। उसका कारण ये होता है कि हम यहाँ से इसको सोच सकते हैं। इसको सोचना होगा कि देखो कोई पर्सन किसी कंपनी को लोन दे रहा है, कोई पर्सन किसी कंपनी को इक्विटी दे रहा है, दोनों ही इन्वेस्टर हैं। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इसका क्वेश्चन, इसका लॉजिक होता है इस बात का, इसको ध्यान रखें। हमें कई दफे पूछा जाता है कि इक्विटी और डेट में से कॉस्टली कौन सा होता है कंपनी के लिए, कंपनी के लिए कॉस्टली कौन सा होता है, ज्यादा महंगा कौन सा होता है, इक्विटी या डेट। अब कभी कभी किसी का माइंड में आ सकता है कि भाई इक्विटी में तो डिविडेंड देने की जरूरत ही नहीं है, प्रॉफिट हुआ तो देंगे, नहीं हुआ तो नहीं देंगे, तो सस्ता तो यही होना चाहिए और डेट का तो इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा। जी नहीं, ऐसे नहीं है ये। इसको अगर ऐसा होता वाकई में, तब इक्विटी में कोई पैसा क्यों लगाएगा? आप जरा इन्वेस्टर के लिहाज से सोचेंगे कि आपके सामने 2 ऑप्शन है कि आप चाहे तो लोन दे सकते हो किसी को, यानी कि डेट में पैसा लगा सकते हो डिबेंचर में, आप चाहे तो इक्विटी शेयर खरीद सकते हो। अब किसी पर्सन ने डेट में क्या फायदा होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स होता है। इवन अगर कंपनी नहीं दे पाएगी तो हम कंपनी की एसेट पे भी कब्जा कर सकते हैं, सिक्योर्ड रहता है ज्यादातर। इक्विटी के मामले में क्या प्रॉफिट होगा तो मिलेगा, नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। कंपनी को लॉस हो गया तो जो पैसा इक्विटी में लगाया वो भी नहीं मिलेगा। फिर भी लोग इक्विटी में इन्वेस्ट क्यों कर रहे हैं? कारण क्या है? अब कारण सीधा सा है, क्योंकि उनकी एक्सपेक्टेशन होती है, उनको उम्मीद होती है कि जो कंपनी है वो इक्विटी पे ज्यादा डिविडेंड देगी, मतलब अर्न ज्यादा करेगी। जब कंपनी अर्न ज्यादा करेगी तो डेट पे एक निश्चित रेट से इंटरेस्ट देने के बाद अल्टीमेटली जितनी एक्सेस अर्निंग होंगी उसका बेनिफिट किसको मिलेगा? इक्विटी को मिलेगा। तो ये विश्वास जो इन्वेस्टर्स का होता है कि इक्विटी में हम पैसा लगाएंगे तो ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई लिमिट नहीं है। भाई डेट में फिक्स है, 8% फिक्स है तो 8 ही मिलेगा। अब कंपनी ने मान लो 30% रेवेन्यू अर्न कर लिया, 20% कमा लिया प्रॉफिट, तो उन सबका फायदा किसको मिलने वाला है? इक्विटी वालों को। तो जो एक्सेस है वो सारा अर्निंग है, जो उसका सारा बेनिफिट किसको मिलने वाला है? जिन्होंने इक्विटी लगाई है। और वो जो सारा बेनिफिट है वो कंपनी किसको देगी? इक्विटी शेयर होल्डर्स को। तो वो जो सारा बेनिफिट है, यानी कि जो ज्यादा ही बेनिफिट होने वाला है इस इंटरेस्ट से, वो किसको जाएगा? वो जाएगा शेयर होल्डर को। और देगा कौन? कंपनी, अर्न करके। तो कंपनी के लिए ये कॉस्ट है, इसलिए कंपनी के लिए जो इक्विटी है वो कॉस्टली होता है। खैर, अब अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होती है। इक्विटी की जो कॉस्ट है उसको कॉस्ट निकालने के कई तरीके होते हैं। अब मान लो इक्विटी की कॉस्ट हमको लग रही है कि भाई ज्यादा है, इसकी जो कॉस्ट है वो 15% पड़ रही है और डेट की जो कॉस्ट है वो 8% पड़ रही है, तो इनकी हम एवरेज कॉस्ट कैसे निकालेंगे? एवरेज कॉस्ट निकालने का तरीका है कि इनको आपस में गुना कर लेंगे पहले और तब उसका एवरेज बनाएंगे, ताकि वेट एडजस्ट हो जाए, ताकि उनका वेट एडजस्ट हो जाए। उसको कहते हैं वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब इस वेट में जो डेट है वो सस्ता है, अगर ये बढ़ जाए, जैसे मान लो डेट हमारा हम और ज्यादा लगा दें, 2 लाख लगा दें, तो क्या होगा कि जो वेटेड एवरेज कॉस्ट है ये कम हो जाएगी, क्योंकि पहले 15 गुना 30 और 1 गुना 8 को डिवाइड करने वाले थे हम। अब 15 गुना 2 हो गया और 8 गुना 2 हो गया, तो इसका जो वेट बढ़ा उसकी वजह से ये जो रेट है, ये एवरेज जो रेट है वो डाउन आ जाएगा, क्योंकि जो सस्ता लोन है, जो सस्ता स्रोत है, वो जब बढ़ेगा आपके टोटल में तो हमेशा क्या होगा? जो ओवरऑल रेट है वो डाउन ही होगा। तो इसलिए वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या हो जाएगी? इससे डिक्रीज हो जाएगी। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल को निकालने का फॉर्मूला है
WE इंटू RE। अब WE जो है वो है वेट, इक्विटी का वेट यानी कि प्रोपोर्शन। RE का मतलब होता है जो रिटर्न मिलेगा इक्विटी पे, यानी कि जो रिटर्न इक्विटी पे मिलेगा वही कॉस्ट होती है कंपनी के लिए। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी को वेट ऑफ इक्विटी से गुना कर दिया प्लस, ऐसे ही P का मतलब प्रेफरेंस शेयर हो सकते हैं कंपनी के, तो जो प्रेफरेंस शेयर हैं उनका वेट मतलब प्रोपोर्शन कितना है उनका टोटल, और जो प्रेफरेंस कैपिटल है उसका रेट यानी कि जो रिटर्न मिलेगा प्रेफरेंस पे वो, यानी कि इसकी जो कॉस्ट है कंपनी के लिए। ऐसे ही D यानी कि डेट का वेट प्रोपोर्शन, और डेट का जो इंटरेस्ट है उसका रेट यानी कि कॉस्ट, इनटू अब इसको 1 माइनस TC जो करते हैं, इसका कारण होता है कि जो कॉर्पोरेट टैक्स रेट होता है उसको एडजस्ट कर लेते हैं, तो 1 माइनस TC टैक्स रेट। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड द सॉफ्ट लोन विंडो ऑफ द वर्ल्ड बैंक। इनमें से कौन सा वर्ल्ड बैंक का सॉफ्ट लोन विंडो कहा जाता है। सॉफ्ट लोन विंडो मतलब सस्ते ऋण की खिड़की। ऑप्शंस हैं IDA, सेकंड है IFC, थर्ड है IMF एंड फोर्थ है SLA। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 1 IDA। ये काफी मेजर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वर्ल्ड की, इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन सही था हमारा IDA यानी कि इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन इज नोन एज सॉफ्ट लोन विंडो ऑफ द वर्ल्ड बैंक। इसको वर्ल्ड बैंक का सॉफ्ट लोन विंडो कहा जाता है। देखिए वर्ल्ड बैंक क्या है। वर्ल्ड बैंक की जो शुरुआती संस्था थी वो थी IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। IBRD को बनाया गया था 1944 में, जो ब्रेटन वुड्स समिट हुई थी द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात। यूरोपियन जो कंट्रीज थे जो बुरी तरह उनकी इकोनॉमी टूट चुकी थी और जो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर था वो काफी टूट गया था, खराब हो गया था, डिवास्टेट हो गया था, तो डिसमेंटल हो गया था। वहां पे सुधार करने के लिए IBRD बनाया, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। इसको जिम्मेदारी दी गई थी यूरोपियन इकोनॉमी को रिकंस्ट्रक्ट करने की और डेवलपमेंट करने की। बाद में यही इस संस्था का जो दायरा है, वर्क प्रोफाइल है, वो बढ़ता गया और इसको ही हम वर्ल्ड बैंक के नाम से जानते हैं। हालांकि वर्ल्ड बैंक अपने आप में एक ग्रुप है जिसमें कई सारी संस्थाएं हैं। आज की डेट में IBRD भी उसका एक हिस्सा है वर्ल्ड बैंक का, और IDA भी उसका एक हिस्सा है। अब IDA जो है इसको काम दिया गया कि जो वर्ल्ड के पुअरेस्ट डेवलपिंग कंट्रीज हैं, जो अल्प विकसित देश हैं, डेवलप कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं, उनको डेवलपमेंट करने के लिए सस्ते रेट पे ऋण देना। द IDA इज ए मेंबर ऑफ द वर्ल्ड बैंक ग्रुप एंड इज हेडक्वार्टर इन वाशिंगटन DC। इसका जो हेडक्वार्टर है वो वाशिंगटन DC में है। DC मतलब डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया स्टेट है अमेरिका का, उसका एक डिस्ट्रिक्ट है वाशिंगटन DC, यूनाइटेड स्टेट्स में, अमेरिका में। इट वॉज इस्टेब्लिश इन 1960, 1960 में इसकी स्थापना हुई। IDA के जो करंट में है मेंबर्स हैं वो हैं 173 मेंबर्स हैं। नेक्स्ट है IFC। तो IFC भी एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है, ऑर्गेनाइजेशन है। IFC इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन इज एन इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट वर्क टू एनकरेज प्राइवेट सेक्टर डेवलपमेंट। अब IFC का जो मकसद है, ये भी वर्ल्ड बैंक ग्रुप का ही एक मेंबर है, लेकिन इसका जो मकसद है वो है प्राइवेट सेक्टर डेवलपमेंट करना। देखिए क्योंकि वर्ल्ड बैंक जो है, वर्ल्ड बैंक का काम है, अब यूरोपियन जो इकोनॉमी थी उसको तो उन्होंने काफी कम समय में ही रीबिल्ड कर लिया था, फिर से डेवलप कर लिया था। बाद में फिर इसका फोकस इंटरनेशनल हो गया कि दुनिया में कहीं भी, पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में, सभी देशों में डेवलपमेंट कराना है। अब डेवलपमेंट से रिलेटेड जितने भी सेक्टर हैं वो सब वर्ल्ड बैंक के दायरे में आ जाते हैं। अब उनमें अलग अलग एरियाज के लिए अलग अलग संस्थाएं बना दी। जैसे भाई हमें दुनिया में डेवलपमेंट करना है तो प्राइवेट सेक्टर भी डेवलपमेंट में सहयोग करता है। भाई प्राइवेट सेक्टर भी मिलकर काम करता है देशों में, डेवलपमेंट के लिए रोड बनाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाता है। तो उनको प्राइवेट सेक्टर को भी एनकरेज करने के लिए
और लोन देने के लिए IFC की स्थापना की गई। इट इज ए मेंबर ऑफ द वर्ल्ड बैंक ग्रुप, ये भी वर्ल्ड बैंक ग्रुप का मेंबर है और इसका भी जो हेडक्वार्टर है वो वाशिंगटन DC में है। इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 20 जुलाई 1956 को एज ए प्राइवेट सेक्टर आर्म ऑफ द वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक के एक प्राइवेट सेक्टर आर्म के रूप में, मतलब ये जो प्राइवेट सेक्टर, जो निजी क्षेत्र है विभिन्न देशों में, उनको सहायता देने के लिए इसकी स्थापना की गई। नेक्स्ट है IMF। IMF वाज फाउंडेड एट द ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस इन 1944। IMF की स्थापना की गई ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस में 1944 में, 1944 में। IMF और IBRD, जिनकी हम बात कर रहे थे अभी कुछ देर पहले, IMF और IBRD, ये दो ट्विन ऑर्गेनाइजेशन इनको कहा जाता है। IBRD को आज की डेट में हम IBRD के नाम से कम और वर्ल्ड बैंक के नाम से ज्यादा जानते हैं लोग, वर्ल्ड बैंक। लेकिन शुरू में जब ये बनाया गया था तो ये IBRD इसका नाम था। IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और IBRD इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट, इन दोनों की स्थापना ब्रेटन वुड्स समिट से हुई मानी जाती है और इसलिए इनको ट्विंस बोला जाता है, ट्विंस ऑफ ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस 1944, जिसमें 44 कंट्रीज ने हिस्सा लिया था। इट इज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ 189 कंट्रीज। वर्तमान में इसके 189 कंट्रीज मेंबर हैं और IMF काम करता है टू फोस्टर ग्लोबल मॉनेटरी कॉपरेशन। ये ग्लोबल मॉनेटरी कॉपरेशन को सही करने के लिए काम करता है, बढ़ाने के लिए काम करता है, सिक्योर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए, फैसिलिटेट इंटरनेशनल ट्रेड, अंतरराष्ट्रीय व्यापार को सहायता देने के लिए, प्रमोट हाई एम्प्लॉयमेंट एंड सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ। यह हाई एम्प्लॉयमेंट और सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करता है एंड रिड्यूस पॉवर्टी अराउंड द वर्ल्ड, और वर्ल्ड में पॉवर्टी रिड्यूस करने का भी काम करता है। हालांकि जो मेजर ऑब्जेक्टिव था जब IMF और IBRD बनाए गए थे तो उस समय IBRD को जिम्मेदारी दी गई थी जो इकोनॉमीज हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पे टूट गया है उसको डेवलप करने की, रीबिल्ड करने की, इकोनॉमीज को रीबिल्ड करने की जिम्मेदारी थी IBRD की, और IMF की जिम्मेदारी थी कि इंटरनेशनल बिजनेस में लोगों को करेंसी की को लेके जो समस्याएं आती थी उसको सोल्व करने के लिए, तो जो मॉनेटरी कॉपरेशन था उसको बढ़ाने के लिए, ताकि विभिन्न देशों को एक दूसरे से बिजनेस करने में करेंसी के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं आए। नेक्स्ट है 58, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर इंक्लूडेड इन ब्रिक्स। ब्रिक्स में कौन कौन से कंट्रीज शामिल है। हालांकि ये क्वेश्चन आसान है लेकिन ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम्स में अलग अलग तरीके से पूछा जाता है। ब्रिक्स कब बना था, ब्रिक्स कहाँ बना था, ब्रिक्स में कौन कौन मेंबर हैं, और ब्रिक्स ने कौन सा, ब्रिक्स के इनिशिएटिव के द्वारा ही एक नया बैंक भी बना है इंटरनेशनल लेवल का, वो कब बना और वो किस शहर में है, किस देश में है, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें आपको सही ऑप्शन का चयन करना है। ऑप्शंस हैं 1 में ब्राजील, रोमानिया, इंडोनेशिया, चाइना, सूडान, 2 है ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, 3 है भूटान, रशिया, इंडोनेशिया, चिली, साउथ कोरिया, एंड 4 है ब्रिटेन, रवांडा, इंडिया, चेकोस्लोवाकिया एंड श्रीलंका। इनमें से जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 2 ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। शुरुआत में इसमें केवल 4 कंट्रीज ही शामिल थे, ब्रिक, BRIC, ऑप्शन 2 सही था इसका। और ब्रिक्स के बारे में थोड़ा जान लेते हैं फैक्ट्स। ब्रिक्स इज एन इनफॉर्मल ग्रुप, यह एक इनफॉर्मल ग्रुप है ऑफ 5 मेजर इमर्जिंग नेशनल इकोनॉमीज, जिसमें ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका आते हैं। 2001 में जो ब्रिक्स का विचार आया था वो आया था जिम ओ'नील। जिम ओ'नील उस समय के चीफ इकोनॉमिस्ट थे गोल्डमैन सैक्स के। इन्होंने एक टर्म एक्रोनिम दी ब्रिक, BRIC, 4 देशों के लिए, ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना। इन्होंने एक एक्सपेक्टेशन दी थी कि भाई ये बहुत तेजी से डेवलप करने वाली 4 इकोनॉमीज होंगी। He expected them to grow faster than the developed countries. इन्होंने एक्सपेक्ट किया था कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनसे ज्यादा ये जो डेवलपिंग कंट्रीज का ग्रुप है इन 4 देशों का वो बहुत तेजी से ग्रो करने वाला है आने वाले समय में।
ऑन 20 सितंबर 2006, 20 सितंबर 2006 को फर्स्ट ब्रिक मिनिस्ट्रियल मीटिंग हुई, पहली ब्रिक की मिनिस्ट्रियल मीटिंग हुई, was held at the proposal of Russian प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन। दरअसल रशियन जो प्रेसिडेंट थे व्लादिमीर पुतिन, इन्हीं की पहल पे इसका जो ब्रिक्स है उसकी स्थापना भी हुई, वो बना भी। ऑन द मार्जिन्स ऑफ द यूएन जनरल असेंबली सेशन इन न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क में ही जनरल असेंबली का जो सेशन चल रहा था उसी के साथ साथ इसकी मीटिंग हुई पुतिन के कहने पर। फॉरेन मिनिस्टर्स, इसमें हिस्सा लिया फॉरेन मिनिस्टर्स ऑफ रशिया, ब्राजील एंड चाइना, इन तीनों देशों के फॉरेन मिनिस्टर थे और इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर थे उस समय के, उन्होंने हिस्सा लिया था। इन 2010 2010 में साउथ अफ्रीका वाज आल्सो इंक्लूडेड इंडक्टेड इन द ग्रुप, साउथ अफ्रीका को भी इंक्लूड कर लिया गया, इंडक्ट कर लिया गया 2010 में इसमें, और जो नया एक्रोनिम था वो ब्रिक्स अस्तित्व में आया। इसका हेडक्वार्टर सिचुएटेड एट संघाई चाइना, इसके जो हेडक्वार्टर्स हैं, हालांकि ब्रिक्स बैंक बना है, ब्रिक्स का जो बैंक बना है उसका हेडक्वार्टर है संघाई चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग गिव द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन रिलेशन, इनमें से किसने ह्यूमन रिलेशन कॉन्सेप्ट दिया? मैनेजमेंट में ह्यूमन रिलेशन कॉन्सेप्ट को लाने वाले इनमें से कौन है? ऑप्शंस हैं एल्टन मेयो, एडविन बी फिलिप्पो, पीटर एफ ड्रकर और रॉबर्ट ओवन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, ऑप्शन 1 एल्टन मेयो। ऑप्शन 1 सही ऑप्शन है। एल्टन मेयो कौन थे? ये प्रोफेसर एल्टन मेयो एक ऑस्ट्रेलियन बोर्न साइकोलॉजिस्ट थे और ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरिस्ट। 1920 में उन्होंने अपनी रिसर्च शुरू की अपने कुछ साथियों के साथ, इसको लेकर के कि बिहेवियर ऑफ पीपल इन ग्रुप्स, ग्रुप में लोगों का बिहेवियर एंड हाउ इट अफेक्ट इंडिविजुअल्स इन वर्क प्लेस, और वर्क प्लेस पे ये कैसे प्रभावित करता है लोगों का जो आपस में समूह का बिहेवियर होता है आपस में लोगों का, वो वर्क प्लेस पे क्या प्रभाव डालता है। दिस रिसर्च बिकेम पॉपुलराइज एंड टर्म्ड एज द हाथॉर्न स्टडीज, इसको हाथॉर्न स्टडीज के नाम से जाना जाता है क्योंकि यह हाथॉर्न में किए गए थे। दिस स्टडी प्रूव्स द इम्पोर्टेंस ऑफ पीपल फॉर प्रोडक्टिविटी नॉट मशीन्स। इस स्टडी में ये प्रूव हुआ था कि लोगों के जब रिलेशन अच्छे होते हैं तो वो प्रोडक्टिविटी में मदद करते हैं, और जो लोग हैं पीपल हैं वही महत्वपूर्ण होते हैं प्रोडक्टिविटी के, ना कि मशीन्स। द ह्यूमन रिलेशंस मैनेजमेंट थ्योरी इज ए रिसर्च्ड बिलीफ दैट पीपल डिजायर टू बी पार्ट ऑफ ए सपोर्टिव टीम। यह इस बात का एक बिलीफ है, रिसर्च्ड बिलीफ है, रिसर्च करके देखा गया है कि लोग जो होते हैं वो सपोर्टिव टीम का पार्ट बनना चाहते हैं, दैट फैसिलिटेट डेवलपमेंट और ग्रोथ, जो डेवलपमेंट और ग्रोथ को सहायता देती है। एडविन बी, इसने दरअसल जो टेलर की थ्योरी थी, इससे पहले टेलर की साइंटिफिक थ्योरी, तो टेलर की जो साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी थी उसमें थोड़ा एक दोष ये था कि उन्होंने हर चीज को मशीन की तरह रख दिया था और लोगों को भी मशीन की भांति सोच लिया था। वहां पे ह्यूमन रिलेशंस की जो अप्रोच थी, मतलब लोगों के प्रति जो भावना थी उसमें कमी हुई थी, मशीनों की तरह तेजी से उन पे काम कराया गया था, थोपा गया था। लेकिन एल्टन मेयो ने उसमें एक परिवर्तन किया कि हमें ह्यूमन रिलेशंस को शामिल करना होगा बेटर मैनेजमेंट करने के लिए और बेटर प्रोडक्शन पाने के लिए। एडविन बी फिलिप्पो, ये भी मैनेजमेंट के एक फेमस थिंकर हैं और इनकी बुक है प्रिंसिपल्स ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट, इस पे भी कभी कभी क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है। इसके अलावा पीटर फर्डिनेंड ड्रकर, पीएफ ड्रकर के नाम से हम इनको काफी ज्यादा पाते हैं, एग्जाम्स में डिफरेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं पीएफ ड्रकर को लेकर के। 1919 से 2005 तक, 1909 से 2005 तक इनका कार्यकाल रहा, मतलब जीवन रहा। वाज एन ऑस्ट्रियन बोर्न अमेरिकन मैनेजमेंट कंसल्टेंट, ये एक ऑस्ट्रिया बोर्न अमेरिकन मैनेजमेंट कंसल्टेंट, एजुकेटर और ऑथर रहे। उनके राइटिंग्स कंट्रीब्यूटेड टू द फिलोसफिकल एंड प्रैक्टिकल फाउंडेशंस ऑफ मॉडर्न बिजनेस कॉर्पोरेशन। इनके जो राइटिंग्स थे उनके ऊपर मॉडर्न बिजनेस कॉर्पोरेशंस को फिलोसफिकल और प्रैक्टिकल फाउंडेशन मिला। ही इज हेल्ड एज द फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट, इनको फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट भी कहा जाता है। ड्रकर बिलीव्ड दैट मैनेजर्स शुड, ड्रकर का ये विश्वास था कि मैनेजर्स को अबव ऑल एल्स बी लीडर्स, मैनेजर्स को एक लीडर होना चाहिए, सबसे ऊपर एक मैनेजर को लीडर होना जरूरी है। ही प्लेस्ड हाई इंपोर्टेंस ऑन डिसेंट्रलाइजेशन,
नॉलेज वर्क एंड मैनेजमेंट बाई ऑब्जेक्टिव। इनका जो हाई इंपोर्टेंस रहा वो डिसेंट्रलाइजेशन पे, नॉलेज वर्क पे और मैनेजमेंट बाई ऑब्जेक्टिव पे। ये क्वेश्चन कई दफा कई सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है कि एमबीओ मैनेजमेंट बाई ऑब्जेक्टिव्स किसने दिए, हु फाउंडेड, हु गेव, तो वीएफ ड्रकर। नेक्स्ट है रॉबर्ट ओवन। अब रॉबर्ट ओवन जो है उनको जाना जाता है उनके एफर्ट्स के कारण, उनके एफर्ट्स टू इम्प्रूव द फैक्ट्री वर्किंग कंडीशंस। फैक्ट्री वर्किंग कंडीशंस के लिए उन्होंने काम किया। ये एक इंडस्ट्रियलिस्ट थे। इन अर्ली 1800 ही बिकेम वेल्दी एज एन इन्वेस्टर। ये एक इन्वेस्टर बने। इवेंचुअल मैनेजर ऑफ ए लार्ज टेक्सटाइल मिल एट न्यू लेनार्क स्कॉटलैंड। ये एक ब्रिटिश नागरिक थे रॉबर्ट ओवन। नेक्स्ट है व्हाट आर द एसडीआर्स पॉपुलरली नोन एज। एसडीआर्स को पॉपुलरली क्या कहा जाता है, इनको हम किस नाम से पॉपुलर हैं वर्ल्ड लेवल पे। एसडीआर दरअसल एक करेंसी है, इंटरनेशनल करेंसी है। ऑप्शंस हैं सिल्वर कॉइन, गोल्ड कॉइन, करेंसी नोट्स और पेपर गोल्ड। इसका सही जवाब है ऑप्शन 4 पेपर गोल्ड। अब ये जान लें कि एसडीआर जो करेंसी मैंने बोला कि ये आम लोगों के लिए यूज के लिए करेंसी नहीं है, ये केवल डिफरेंट कंट्रीज के लिए एक करेंसी का काम कर सकता है और ये एक वर्चुअल करेंसी की तरह है। इसका कोई पेपर नहीं होता है, कोई नोट नहीं होता है, कोई सिक्के नहीं होते हैं, कुछ नहीं होता है। ये केवल एक अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स होते हैं और अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में एक यूनिट ऑफ मेजरमेंट होता है वेल्थ का। किसी देश के वेल्थ को मेजर करते हैं, उसका जो लेन देन है उसको मेजर करते हैं एक तरह से। जैसे आमतौर पे पहले जो देश थे वो क्या करते थे, आईएमएफ में वो डॉलर के थ्रू लोन देते थे, लेते थे। मतलब लोग विभिन्न देश जो मेंबर होते हैं आईएमएफ के, तो आईएमएफ में उनका एक कोटा होता है, उसमें उनको पैसा जमा करना होता है, उसी से वो उधार भी ले सकते हैं आईएमएफ से। तो अब आईएमएफ में क्योंकि डॉलर की जो इंटरनेशनल वैल्यू थी वो बहुत ज्यादा बढ़ने लग गई, कुछ देशों ने विरोध किया, तो बाद में सोचा गया कि भी इसकी जो डॉलर की बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी है, इसकी वजह से इंटरनेशनल डिस्टरबेंस हो सकता है, तो इस कारण से एक नई करेंसी अस्तित्व में आई एसडीआर। और उसके बाद से जो सारे ट्रांजैक्शंस हैं आईएमएफ के डिफरेंट कंट्रीज के साथ वो एसडीआर में होने लग गए, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स। ऑप्शन 4 इसमें सही ऑप्शन था। स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स, एसडीआर इज एन इंटरनेशनल फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट। ये इंटरनेशनल फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट है। इट वाज क्रिएटेड इन 1970, 1970 में क्रिएट किया गया बाय द आईएमएफ टू कोइंसाइड विद द डिसफेवर ऑफ द यूएस डॉलर। यूएस डॉलर के डिसफेवर के लिए एज द प्रिंसिपल करेंसी ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड, क्योंकि ये प्रिंसिपल करेंसी वर्ल्ड ट्रेड की बन चुकी थी, आज भी है डॉलर। इट इज ऑल्सो कॉल्ड पेपर गोल्ड। इसको पेपर गोल्ड के नाम से भी जाना जाता है। हाउएवर, याद रखें पेपर गोल्ड कहा जाता है, लेकिन ना तो इसमें कोई पेपर है और ना ही इसमें कहीं गोल्ड होता है, ये केवल एक अकाउंटिंग एंट्री होती है। तो ये था आज का डिस्कशन। हालांकि थोड़ा डिस्कशन लंबा हुआ क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कई लोगों के कि डिस्कशन में जो आंसर्स हैं उनको डिटेल में बताइए और जो लिखा रहता है आंसर उसको भी दिखाइए। तो इसलिए आज हमने थोड़ा सा डिटेल में डिस्कशन किया और अपनी आप राय रख सकते हैं कमेंट के माध्यम से। अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें और कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।